शरीफ के खिलाफ मुजरिमाना साजिश के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। अगर आईन की बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। किस तोपों की सलामी दी जाए, के ऊपर पर्चे ही होंगे। इस जाली सेटअप के अंदर खड़े रहने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। इमरान खान जिसका नाम है वो असेंबली तोड़ देगा, इनको एनआरओ किसी कीमत पर नहीं देगा। किसी के ईमान पे दिया होगा ना, अगर ये बात ना आया घेराव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक के सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर आज से जलसों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पहला जलसा PDM के प्लेटफॉर्म से 16 अक्टूबर को होगा। अब गुजरांवाला में कोयटा वाला जलसा जो है वो 25 अक्टूबर को अब होगा। नाज़रीन, आज PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मरकज़ी तंजीम साजी जो है वो कर ली गई है। शाहिद हकान अब्बासी साहब को सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। राजा परवेज़ अशरफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो सीनियर नायब सदर हैं, जबकि मियाँ इफ्तिखार साहब ANP के जो रहनुमा हैं वो सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर हैं, जबकि मौलाना साहब पहले ही PDM के सरबराह मुकर्रर हो चुके हैं। और नाज़रीन, अब ये तहरीक जो है शेप अप हो रही है। इसमें अब शेड्यूल सामने आ रहा है, प्लान सामने आ रहा है कि कैसे इस तहरीक ने आगे बढ़ना है। लेकिन साथ ही साथ कुछ बड़ी हैरानकुन चीज़ें हो रही हैं हुकूमती साइड से। एक FIR दर्ज हुई है लाहौर में जिसमें मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के मुतअद्दिद रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है। और हैरानकुन तौर पर इसमें आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर भी नामजद हैं। ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है, नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि इसका मैसेज जब हम बात करते हैं, रिलेट करते हैं अपनी सियासत को इंडिया के साथ कि वहाँ क्या मैसेजिंग हो रही है, वहाँ क्या मैसेज जा रहा है, तो ये बड़ा नेगेटिव मैसेज जाता है इस तरह की FIR से। जब आप किसी के खिलाफ बगावत के मुकदमे दर्ज करना शुरू कर दें, सियासत में जो है वो सियासी ग्राउंड में ही रह के सियासत होनी चाहिए। बगावत के मुकदमात जो है, इस तरह की चीज़ें हमेशा सियासत को दागदार करती हैं। अब जब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का नाम भी इसमें आएगा तो यकीनी तौर पे बड़ा नेगेटिव मैसेज जाएगा अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। और इस पर फवाद चौधरी साहब का आपसे कुछ देर पहले ट्वीट एक सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को मैंने इस बात पर जब बावर करवाया कि इस तरह की एक FIR लाहौर में हुई है तो वज़ीर-ए-आज़म ने इस पर नापसंदीदगी का इजहार किया है और ये वज़ीर-ए-आज़म की तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं है। तो ये FIR क्या फौरी तौर पे विड्रॉ की जाएगी और जिन्होंने ये FIR दर्ज की है क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी की जाएगी। और नाज़रीन, नैब भी हमें काफ़ी मुतहरक दिखाई दे रहा है। आज भी कई रहनुमाओं के खिलाफ, अपोजिशन के कई रहनुमाओं के खिलाफ इंक्वायरियाँ जो है वो उनका ऑर्डर हुआ है, जिनमें मौलाना फजल रहमान, कैप्टन सफ्तर, अमीर मुकाम और दीगर कई लोग हैं जिनके नाम शामिल हैं। तो अगर अपोजिशन के बड़े रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ होती हैं तो क्या ये तहरीक कमज़ोर पड़ेगी या फिर इसमें शिद्दत आएगी। और नाज़रीन, एक और बड़ा अहम नुक्ता जो हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, जब भी इस तरह की तहरीक चलती है, सियासी गैर यकीनी की कैफियत जब भी पैदा होती है तो वो यकीनी तौर पे सबसे पहली जो कैजुअलिटी होती है वो उस मुल्क की इकॉनमी होती है। आज भी स्टॉक मार्केट जो है वो 1000 पॉइंट्स तकरीबन गिरी है, कम हुई है। तो जहर कातिल होती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मईशत के लिए। तो क्या अब ये तहरीक जो है इसमें कोई रिकन्सिलिएशन का अभी भी कोई पॉइंट है कि चीज़ें वापस आएँ और नॉर्मलसी की तरफ जाएँ, बेहतरी की तरफ जाएँ, या फिर अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ चुका है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा, वज़ीर मुमलिकत हैं माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी अता तारिर साहब, मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। मौलाना गफूर हैदरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेक के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आगे चल के हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो गद्दारी और बगावत के मुकदमात जो बन रहे हैं और इस तरह के इल्ज़ामात एक दूसरे पे लग रहे हैं, ये बड़ा अफसोसनाक है। पाकिस्तानी सियासत में नहीं होना चाहिए। पहले भी जब भी इस तरह के वाक़यात हुए, इस तरह की चीज़ें हुई, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पाकिस्तानी सियासत दागदार हुई है। क्या कहेंगी इस पर ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा, ये जो मामला हुआ है बड़ा अफसोसनाक नहीं है कि इस तरह से मुल्की अपोजिशन के खिलाफ बगावत के मुकदमे दर्ज करना शुरू कर दे? थैंक यू जी समर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले बात तो ये कि जो बगावत और गद्दारी के मुकदमे एक आपका आइन है, और आइन आपका कहता है कि जो आपके नेशनल सीक्रेट्स और आपके कौमी इदारों और स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस को मिलान करता है, उनको उनके बारे में कदगन लगाता है। आप अपने अहम इदारों के बारे में इस तरीके से बात नहीं करते हैं। जब APC की ऑनलाइन एक कॉन्फ्रेंस हुई बाहर से
उसके अंदर PMLN के वो शरीक हुए। आई थिंक वी शुड नॉट मिक्स के हम अपोजिशन पार्टीज़ की और PMLN के स्पेशली जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको चीज़ों को हमें आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन किसी कोई बात नहीं कर रहा, ना ही इवन PMLN एज ए पॉलिटिकल पार्टी की कोई बात कर रहा है। ये मामला ऐसे शुरू हुआ है कि जब ये APC हुई और APC के ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। APC में कोई 26-27 इनके पॉइंट्स थे, सारे डिबेटेबल हैं, उनके ऊपर बात हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल उसमें उन्होंने कहा कि कैसे जो है गिलानी साहब को हटाया गया था, तो उनके खिलाफ तो काला कोट पहन के खुद ही नवाज शरीफ साहब गए थे। फिर उन्होंने कहा कि जो बलूचिस्तान हुकूमत को गिराया गया उसके बारे में सवाल होता है, तो बलूचिस्तान हुकूमत का गिराने का क्रेडिट तो जरदारी साहब खुद लेते हैं। फिर उन्होंने कहा जी इलेक्शन 2018 में या इलेक्शन रिग्ड था, तो इलेक्शन में ट्राइब्यूनल में तो 90 पिटीशन टोटल गई हैं, उसमें तो सबसे ज़्यादा PTI के जो वो हैं कैंडिडेट्स हैं उन्होंने दिए। लेकिन जो गद्दारी की बात होती है, असल में बात यहाँ से शुरू हुई कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ साहब, जो कि एक स्कॉन्डर भी हैं और कन्विक्टेड क्रिमिनल भी हैं, उन्होंने APC के ऊपर ऑनलाइन खुदकुश हमला किया और वो बाद में असल में पता चला कि वो इस कदर फ्रस्ट्रेटेड और जो उन्होंने कौमी इदारों को निशाना बनाया, कदगन लगाई, उसकी बेसिक वजह उनकी अपनी NRO थी जो वो ज़ुबैर साहब के ज़रिए मांगने गए थे, लेकिन वो चूँकि उनको मिली नहीं, वहाँ से उनको एक टका सा जवाब दे दिया गया और DGI SPR ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि जो फौज है वो इन मामलात में दखल नहीं देती। जी 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 मैं इसका भी बताती हूँ। तो वो उन्होंने कहा कि जी फ़ौज ने उनको फरमाया कि हम बिल्कुल सियासी मामलात में दखल नहीं देते, फ़ौज का अपना काम है, आप अपने अदालती मामलात अदालत में करें और आप अपने जो सियासी मामलात है पार्लियामेंट में हल करें। लेकिन जो ज़बान नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल की, आज़ाद कश्मीर के खिलाफ भी बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया, इंडिया को क्या मैसेज जाएगा? आप तो मियाँ साहब की बात करते हैं कि मियाँ साहब की तकारीर से भारत में बड़ा नेगेटिव मैसेज जा रहा है। सबसे नेगेटिव मैसेज तो ये है कि आज़ाद कश्मीर के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का नाम जो FIR में डाल दिया जाए, वो भी बगावत की FIR में, और 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स भी इसमें मुस्लिम लीग नून के रिटायर्ड उनके नाम भी हैं बगावत के मुकदमे में। नहीं देखिए ना, पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। जब नवाज शरीफ साहब ने बाहर से लंदन से बैठ के अल्ताफ भाई की जगह जब उन्होंने ले ली, नवाज भाई, और जिन फ्लैट्स के बारे में वो अंडर ओथ कहते थे कि ये मेरे नहीं हैं, और वो महंगे तरीन जो फ्लैट्स हैं वहाँ से बैठ के वो पाकिस्तान के लोगों को कह रहे कि आप मेरे लिए बाहर निकलें, लेकिन मैं लंदन से बैठ के सियासत करूँगा और इदारों के ऊपर कदगन लगाऊंगा, तो इंडिया में इस बात के ऊपर बहुत शादियाने बजाए गए। तो लिहाजा अब जो ये एक जो उनकी एंटी पाकिस्तान एक नैरेटिव है, जो एक स्टेटमेंट है, ये तो PMLN के खुद भी बहुत सारे लोगों ने पसंद नहीं किया, जिसकी वजह से परसों जब लाहौर में इनका एक जलसा हुआ जिसका आज मियां इजाजुल हक साहब तो वो बड़ा मजाक उड़ा रहे थे। जी नहीं देखिए ना, वो तो एक प्राइवेट शहर, एक प्राइवेट, देखें मेरी बात सुने, प्राइवेट शहरी गया एक कोर्ट के अंदर, कोर्ट की अपनी ज्यूरिसडिक्शन है, वो किसी की पिटीशन को या किसी की दरख्वास्त को अमल दरामद के काबिल समझती है, नहीं काबिल समझती है, और आला अदालतों ने ही बताना है कि आइन की क्या उन्होंने डिटेल्स या उनकी माफी तशरीह क्या करनी है, मानी क्या है, तो वो तो कोर्ट डिसाइड कर लेगी। प्राइवेट पर्सन ने उनके ऊपर मुकदमा किया, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या प्राइवेट बंदा जो है वो सिर्फ दरख्वास्त दे सकता है, मुकदमा जो है वो पुलिस दर्ज करती है। बहरहाल अब फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं अपने ट्वीट के अंदर, बिल्कुल फवाद चौधरी साहब अपने ट्वीट में ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को इस FIR का कोई इल्म नहीं था। जब मैं उनके इल्म में, जब मैंने ये बात लाई तो किस तरह की FIR हुई है जिसमें नवाज शरीफ साहब, हाँ बिल्कुल, मैं मेरा उनका ट्वीट सुना रहा हूँ, और दीगर लोगों को नामजद किया गया है, तो उन्होंने शदीद नापसंदीदगी का इजहार किया। हो सकता है किसी ने कार्रवाई डालने के लिए ऐसा किया हो, देखते हैं। अता तारर साहब, क्या लग रहा है ये कौन बीच में आके कार्रवाई डाल गया और ये FIR जो है वो करवा दी गई मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के खिलाफ? अब PM की तरफ से वजाहत आ गई, फवाद चौधरी साहब ने कर दी है कि उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया इस सारे मामले पे। बहुत शुक्रिया समर साहब। बात यह है कि आज मुल्क की तारीख में एक बहुत स्याह तरीन दिन है कि वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर को SHO शदरा ने बुक कर दिया आज। यानी कश्मीर कॉज के लिए आप देखें इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या रिप्रिकॉशंस होंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स, सियासत को छोड़ दें, वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर का जो ओहदा है
वो कश्मीर कॉज के लिए कितना अहम है, वो इंटरनेशनल फोरम्स पे क्या बात करते हैं, वो कश्मीर कॉज के लिए किस तरह लड़ते हैं बतौर एक कश्मीरी के। तो वो छोड़ दें वो किस पॉलिटिकल पार्टी से, वो कोई भी हो। वजाहत आ गई है फवाद चौधरी साहब की कि प्राइम मिनिस्टर ने नापसंदीदगी का इज़हार किया, हो सकता है किसी ने ये कार्रवाई कर दी हो। जी आप देखें कि ये हुकूमत इतनी नाअहल और इतनी इल इन्फॉर्म्ड हुकूमत है कि एक 3 टाइम सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के 40 अफराद पे पर्चा हो गया है, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, और इनको कानो कान खबर नहीं हुई ये पर्चा किसने दे दिया है। यानी जब वो रेप विक्टिम वाला इशू था उस पे तो हीले बहाने किए जा रहे थे, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सुकम सामने आया और सारे मामलात सामने आए, इसमें तो मिनट लगाया। और दूसरी मोहतरमा ने जो बात की मैं उनकी दुरुस्तगी के लिए अर्ज करना चाहता हूँ। 73 के आइन में तो मुझे जो इन्होंने बताया है वो पढ़ के देख लें। हाई ट्रीजन की ये डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन और है। आपने पता नहीं कौन सा आइन पढ़ा है, बहरहाल 73 के आइन के अंदर डेफिनेशन बिल्कुल और है, और वो ये हाई ट्रीजन या गद्दारी का मुकदमा नहीं बनता। सियासी मामलात में जब आप नाकाम हो जाएं, आपसे महंगाई कंट्रोल ना हो, मईशत डूब रही हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो, और एक बहुत बड़ा इश्यू आजकल लॉ एंड ऑर्डर का है, डकैतियां, वारदातें, कत्ल, अगवा, बराए तावान, ये जब लॉलेसनेस सोसाइटी में फैलती है तो आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सियासी तौर पे जब आप पे ये विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाते हैं तो आपके पास गद्दारी का हथियार होता है। 1950 की दहाई में ना जी, अमेरिका में एक सेनेटर जोसेफ मैकार्थी था। उस जमाने में अमेरिका और सोवियत यूनियन की सर जंग थी, वो हर शख्स पे इल्जाम लगाता था कि ये जो है ये जासूस है, ये सोवियत यूनियन से आया है, और उस वक्त उन्होंने तमाम तर पॉलिटिक्स अपनी गद्दारी पे की। बात ये है कि कोई होश के नाखुन लें कि ये अब गद्दारी के सर्टिफिकेट और इंडियन एजेंट करार आप जितना मर्जी दे दें, हमारी पॉलिटिकल पार्टी भी एक रियलिटी है और मियां नवाज शरीफ भी एक रियलिटी हैं, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारी 86 सीटें हैं कौमी असेंबली में, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेजिस्लेचर ये वही पीके पंजाब में हमारी 166 सीटें हैं, जिसके बारे में आपको उस वक्त खबरदार किया जा रहा था जब आपकी हुकूमत थी 2016 में कि ये पीका लेके आप आ रहे हैं पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, तो ये कल को कहीं आपके खिलाफ ही इस्तेमाल ना हो, वो चीज़ हो रही है। उस वक्त बताया जा रहा था, आपको खबरदार किया जा रहा था। देखिए पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जरूरी है, किसी भी लॉ का मिसयूज जो है वो बुरा है। और जो मोहतरमा ने एनआरओ की बात की, हमारे पे पब्लिक फंड, पब्लिक ठेके, पब्लिक टेंडर, पब्लिक प्रोजेक्ट में 1 रुपए की भी करप्शन का इल्जाम नहीं है। एनआरओ तो जहांगीर तरीन ने लिया, एनआरओ तो खुसरो बख्तियार ने लिया, एनआरओ तो असद कैसर ने लिया, एनआरओ तो महमूद खान ने लिया, एनआरओ तो परवेज खटक को दिया हुआ है। 100 अरब की बीआरटी नजर नहीं आती, फॉरेन फंडिंग अकाउंट के मामले हैं, बिलियन ट्री सुनामी है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। एनआरओ जिनको दिया है उनको दिया है, हमें ना चाहिए, ना हमने आपसे कभी मांगा है। ज़रताज गुल वजीर साहब, आप मुझे ये बता दें कि चले आप FIR के मामले पे तो प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे आ गई है जी, फवाद चौधरी साहब ने वजाहत कर दी उनके बिहाफ पे कि प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं था, ये गलत हुआ, उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया है। लेकिन आपके वज़रा तो कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि ये गद्दार हैं, ये बगावत है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कहा है एक इंटरव्यू के अंदर कि मियां नवाज शरीफ इंडियन एजेंडे पर हैं। तो ये तो इस तरह के बयानात तो आ रहे हैं। अच्छा समर, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी मैं ये गद्दारी की उसके ऊपर तो आती हूँ, लेकिन मैंने वैसे अभी एनआरओ का जिक्र नहीं किया था, लेकिन कहते ना चोर की दाढ़ी में तिनका, चूंकि PMLN को इस कदर एनआरओ की आदत पड़ गई है, ये हर आपने एनआरओ की बात नहीं की, ये हर दफा आपकी जुबान से निकले, इस तरह ना करें। अपनी बारी पे समर साहब, आपने बात की है अपनी बारी पे अवाम के सामने आप रिकॉर्डिंग निकलवा लें, मुझे याद पड़ रहा है कि बीच में शायद वर्ड बोला गया था, शायद आप को भूल रहा हो, भूल जाता है इंसान, कोई बात नहीं है। जी अब समर साहब, अच्छा समर साहब मेरी बात सुने। सो लेट्स हैव अ डिसेंट शो। हम इस वक्त एक नेशनल टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, तो बेहतर ये है कि हम एक दूसरे को इंटरप्ट ना करें, अपने अपने टाइम पे जरूर बोले। मैं अनइंटरप्टेड मैंने बिल्कुल नहीं किया। अच्छा जब मैं एनआरओ की बात करती हूँ, चूंकि PMLN की सरिश्त में, खून में, आइडियोलॉजी में, फिलॉसफी में एनआरओ शामिल है। ये हर दफ़ा अपने वर्कर्स को छोड़ के खुद साख्ता जिलावतनी लेके, नोटों के बैग लेके, मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली हमेशा अपने मुल्क और अपने जो वर्कर्स हैं उनको छोड़ के भाग जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमने कोई एनआरओ नहीं किया, और साद हरीरी साहब जो हैं वो फिर वो एनआरओ लहराते हैं
कि ये देखिए इसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब के साइन है। फिर इन्होंने अभी कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एनआरओ कैसे दे सकते हैं, ना तो आप डिक्टेटर है ना आपके पास कोई ऐसा पावर है। तो जब इन्होंने फैटफ के बिल के लिए 37 शिकों में से 34 शिकों के ऊपर जो है गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश की कि आप नैब के कवानीन में खत्म कर दें, बल्कि इसको खोखला कर दें, तब ये एनआरओ प्लस प्लस था, ठीक है। वो इनको नहीं मिला क्योंकि हमने फैटफ का बिल पास करा दिया। ये तीसरा एनआरओ एक्स गवर्नर के जरिए जुबैर साहब के जरिए मांगने गए, जहां पे इनको टका सवा जवाब मिला कि हम मुदाखलत नहीं करते, अपने सियासी मामलात पार्लियामेंट में हल करे और दाती मामला अदालत में। तो अब हम बात करते भी नहीं है, तो इनको ये आदत पड़ गई है। बात तो हो रही है, एनआरओ की बात तो हो रही है, प्राइम मिनिस्टर ने भी की इस पे थोड़ा सा मैं जरा आपने एनआरओ की बात की ज़ताज साहिबा, मैं जरा थोड़ा सा सुना दूं प्राइम मिनिस्टर का इस बारे में मौक़िफ़ क्या है। एक तरफ वो कहते हैं कि मैं इन लोगों के कहने पे इस्तीफे नहीं दूंगा, लेकिन साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि एनआरओ की अगर बात आई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो जब इनके कहने पे इस्तीफा नहीं देना तो फिर इस्तीफा किसके कहने पे? ना जरा सुन ले, जरा शेख रशीद साहब इस पे आज बोले थे एनआरओ के वाले से, जरा सुन लें जी। 1,70,00,000 लोगों ने मुझे इलेक्ट किया, 5 नेशनल असेंबली की सीटों से मैं इलेक्शन जीता हूं, जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं जीता। तो इन चोरों के नाम को, इनके ऊपर मैं क्यों इस्तीफा दूं? इमरान खान जिसका नाम है वो असेंबली तोड़ देगा, इनको एनआरओ किसी कीमत पर नहीं देगा, किसी कीमत पर नहीं देगा। मैं पावर छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं इन चोरों के कहने पे नहीं छोड़ूंगा, पावर नहीं छोड़ूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा, फिर कह रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा लेकिन असेंबली मुझे तोड़नी पड़े वो तोड़ दूंगा, या फिर छोड़ देंगे हम सारा इक़्तिदार। तो ये किसके कहने पे फिर देंगे जब इनके कहने पे नहीं देना? ये ज़ताज साहब क्विकली जरा मुझे इस पे जवाब दे दें, फिर मैंने आगे बढ़ना है जरा। एक समय देखिए, एक तो बात ये कि ये बेसिकली नदीम मलिक का इंटरव्यू हुआ था और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जो क्वेश्चन किए गए, जो नदीम मलिक साहब कहते हैं कि मैंने अपने 30 साल की जिंदगी में ऐसा कमाल इंटरव्यू नहीं देखा, मुझे किसी सवाल से मना नहीं किया गया और मुझसे एस्टैब्लिशमेंट और आर्म फोर्सेस, मैंने जो बातें की मुझे उसके जवाब दिए गए। ये कॉन्टेक्स्ट था मियां नवाज शरीफ साहब का, जो भोले बादशाह हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था, मुझसे इस्तीफा मांगा गया, मुझे नहीं पता था और कारगिल के टाइम पे मेरी पीठ पे छुरा घोंपा गया। जिस टाइम मुझे नैर होते हैं उस टाइम वो खुद ही उनको लगाते फिर उनके नापसंदीदा हो जाते हैं। ये उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की गई जी। तो वो एक ही जुबान में दोनों बातें कर रहे हैं ना, कह रहे हैं इन चोरों के कहने पे इस्तीफा नहीं दूंगा, फिर कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मुझे असेंबलियां डिसॉल्व करनी पड़ी, असेंबलियां डिसॉल्व कर दूंगा। तो किसके कहने पे करेंगे फिर अगर इनके कहने पे नहीं करना? अच्छा, किसकी बात कर रहे हैं? देखिए मेरी एक बात सुने समय, देखें इस्तीफा तो हम इसलिए नहीं देंगे कि हमने हाईएस्ट वोट लिया हुआ है, हम आवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, हम अपना वोट लेकर आए, इलेक्टोरल कॉलेज हैं, हम तो इस्तीफा को तो छोड़ें 2023 के बाद भी इंशाल्लाह हमारी पीटीआई की हुकूमत आएगी, जिसने शेरवानियां सिलवाई हुई थी। जब इनके कहने पे नहीं करना, कोई किसी पे देखिए कमजोर हुकूमत जिसकी मॉरल अथॉरिटी ना हो, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब, देखें ये उनकी कॉन्टेक्स्ट में थी कि अगर आप कह रहे थे कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने मुझे कहा या मुझे फलाने का इस्तीफा दे दो, या फिर चूंकि मैं उस वक्त मुल्क में नहीं था मेरी पीठ पे छुरा घोंपा गया। देखिए इस तरह के अल्फाज में नवाज शरीफ साहब के हैं। जो इलेक्टेड हुकूमत होती है जिसको तमाम आर्म्ड फोर्सेस की, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों की बैकअप मौजूद हो और आपका GHQ और आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट एक पेज के ऊपर हो, वो पीटीआई की गवर्नमेंट है जो आपके सामने जो डिलीवर करी है। ये इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था कि जी महंगाई के बारे में, तो भाई 31 ट्रिलियन 31,000 अरब का कर्जा आप देकर हमने नहीं किया, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है वो हमने नहीं की है, हम तो आपका कर्जा खत्म करने की कोशिश मैं उस तरफ आ रहा हूँ, मुआशी एंगल अब बाद में डिस्कस करेंगे। जाहिर है तहरीक चलेगी, मुल्क में मुआशी जो एक्टिविटी है उस पर ज़रूर इसका बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है जब भी मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होता है। गफूर हैदरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। आज PDM ने अपना शेड्यूल अनाउंस कर दिया है जलसों के हवाले से, और अब पहला जलसा हो रहा है गुजरावाला में, फिर होगा कराची के अंदर होगा 18 को, उसके बाद फिर कोयटा में होगा। उधर से नैब की तरफ से भी मौलाना साहब को के खिलाफ इंक्वायरी ओपन कर दी गई है। तो अगर ये गिरफ्तारी हो जाती है मौलाना साहब की, चूंकि अब तो चीज़ें उस तरफ जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो नैब पीछे हट गया था कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अब तो बाज़ाब्ता उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने आज मंजूरी दी है।
तो जब सदर जो है PDM के, उनके खिलाफ इंक्वायरी खुल गई है, वो गिरफ्तार हो जाते हैं अगर अगले मरहले पे, तो ये तहरीक इसमें शिद्दत आएगी ज़्यादा या फिर तहरीक बिल्कुल बैठ जाएगी? क्योंकि रहनुमा नहीं होंगे, क्राउड पुलर नहीं होंगे, तो कौन आएगा जलसों में आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेब जो बहैसियत इदारा या नेब का जो चेयरमैन है, ये 2 साल किस नशे में मुब्तला थे कि मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ न इंक्वायरी हुई, न उन्हें नोटिस मिला, न उनको असासे मिले जो ज़रूरत से ज़्यादा या उनके आमदन से ज़्यादा असासे हैं। आज नेब क्यों मुतहर्रिक हुई है? मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ बदनीयती पर मबनी है, इसलिए कि तमाम अपोजिशन जमातें इस बात पे मुत्तफ़िक हो गई है कि ये हुकूमत जो जाली भी है, सिलेक्टेड भी है, नालायक और नाअहल भी है, अब इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाना नागुज़ीर हो गया है। और गुज़िश्ता कल जो है वो मौलाना फजल रहमान को PDM की जो सदारत है वो सौंपी गई, तो इससे खलबली मच गई है इदारों में भी। वो इदारे जो बदनीयती पर हमेशा किसी के कहने पर इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सोच जो अब सामने आ रही है या इस तरह के नोटिसेस जो अब सामने आ रही है, लेकिन हम तक तो ये चीज़ें अभी तो एक प्रोसीजर है ऑनगोइंग। ये तो पिछले साल से काम चल रहा है, जुलाई से छानबीन तो पिछले साल जुलाई से जारी है मौलाना साहब के एहसासों के हवाले से। नैब में चल रहा है प्रोसेस तो चल रहा था। मैं आपसे पूछता हूँ आपके सुनो तो सही, आपके पास है नोटिस की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये बता रहा हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। नोटिस नहीं, नैब अपने तौर पे पहले जांच पड़ताल करता है ना असासों की, उसके बाद ये मीडिया ट्रायल है, ये मीडिया ट्रायल है, ये नेब का ट्रायल है। अब अगर ऐसी बात होती तो सबको तो नोटिस मिल गए, सब पेशियां शुरू हो गई हैं, तो मौलाना साहब के पास क्यों नहीं आया? आज तो प्रेस रिलीज आ गई है नैब की ना। शर्म की बात है कि इस तरह जी आज नैब की प्रेस रिलीज आ गई है बाज़ाब्ता तौर पर। ये क्या फरमाया भाई? नेब की प्रेस रिलीज आई है, इसलिए मैं कहता हूं कि ये सब कुछ बदनीयती पर मबनी है। इतना इंतजार नेब ने क्यों किया? नहीं तो क्या जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए नैब को किसी के केसों के हवाले से जिन लोगों ने हुक्मरानी की है पाकिस्तान के ऊपर? नहीं, जांच पड़ताल करे तो सबके जांच पड़ताल तो होते रहे, मौलाना साहब का क्यों नहीं हुआ? जांच पड़ताल तो अब हम इनकी करेंगे, जो बैठ के लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, फिर पैसे बटोरते हैं, फिर पैसे लेते हैं लोगों के साथ, ये तो हम करेंगे इंशाल्लाह इनसे। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि बिलफर्ज अगर मौलाना फजल रहमान गिरफ्तार होते हैं तो फिर तहरीक का क्या बनेगा? देखिए, तहरीकें जो है वो गिरफ्तारियों से नहीं रुकती, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये गलती नेब और सेलेक्टेड हुकूमत करके देख ले, मौलाना फजल रहमान साहब को गिरफ्तार करे, इंशाअल्लाह अज़ीम तहरीक में और तक़वियत आएगी और तहरीक और ज़ोरदार होगी, कारकुन मुश्तइल होंगे, पब्लिक मुश्तइल। और इसी तरह इन्होंने छोड़ा क्या है मुल्क में? लेकिन गफूर अदरी साहब, जब लोग गिरफ्तार हो रहे होंगे करप्शन के केसेस पे, ये कोई भैंस चोरी का केस नहीं है, ये कोई इस तरह केसेस नहीं है, ये करप्शन के केसेस हैं। आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ जो है पहले भी एक केस में उन पे फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, आज 2 मजीद केसेस पे उन पे फर्द जुर्म आयद हुई है। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है, मियां साहब पहले से सजा याफ्ता है, मौलाना साहब पे भी करप्शन के केसेस नैब में बन रहे हैं। जब करप्शन के केसेस में आप लोगों के रहनुमा लीडर्स गिरफ्तार होंगे तो अवाम में क्या मैसेज जाएगा कि ये तो करप्शन के केसेस पे पकड़े गए, ये तहरीक कैसे चलाएंगे? ये अवाम में मैसेज जाएगा ना। ये कलम जो नेब के पास है, सुन जी, आप तकरीर बंद करें, मुझे सुने ना। जी बोले आप। ये कलम अगर मेरे साथ हो ना तो 2 दिन में मैं आपको फांसी पे लटका सकता हूँ। 2 दिन में मैं आपको फांसी पे लटका सकता हूँ, मैं आपके खिलाफ केसेस ला सकता हूँ। केसेस बनाना, सनाउल्लाह के खिलाफ जनाब अली
भंग और चर्च का केस बनाया कि जी भंग और चर्च बेचता है। इतना बड़ा आदमी चौधरी ज़हूर इलाही को गिरफ्तार किया गया, कहते उसने भैंस चोरी किया है। ये मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इस किस्म के केस आप लाएंगे और फिर कहेंगे कि हमें लोग सलूट करेंगे, हमें सलाम डालेंगे, हमें गुलदस्ते पेश करेंगे। आप करके देखें तो मौलाना फजल रहमान साहब को गिरफ्तार। ठीक है। दूसरे की बात आप सुनते नहीं, अपनी बात करते जा रहे हैं। करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है। ये करप्शन और ये कलम मेरे साथ हो तो मैं देखे कि मैं तेरा क्या हशर नशर करता हूं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब कुछ बदनीयती पे हो रहा है, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए हो रहा है। तो ये इदारे याद रखें, नेब याद रखें, हुकूमत याद रखें कि मौलाना फजल रहमान साहब इस किस्म की ब्लैकमेलिंग के सामने नहीं झुक सकेगा। ठीक है, तहरीक आगे बढ़ेगी। अता तारड़ साहब जी तहरीक ने आगे बढ़ना है, इसमें थोड़ा सा एक डाउट का इजहार थोड़ा सा हुआ है ख्वाजा साहब की तरफ से पीपल्स पार्टी को लेकर, और ये बड़ा जेन्युइन डाउट है। बाय द वे न्यूट्रल जो तज्जियेकार हैं वो भी इस बात पे एग्रीड हैं कि पीपल्स पार्टी डामाडोल है इस तहरीक को लेकर। वो मौलाना साहब के दबाव की वजह से उस वक्त उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मान तो ली APC के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन पीपल्स पार्टी कंफ्यूज्ड है कई चीज़ों को लेकर। बिलखुसूस बात की जाए इस्तीफ़ों की तो वो ये वही पीपल्स पार्टी है जो उस वक्त जब मौलाना साहब ने कहा था हलफ नहीं लेना, पीपल्स पार्टी लेके आई थी सबको कन्विंस करके कि हलफ उठाएं, चूंकि सिंध में उनकी हुकूमत बन रही थी, वहाँ उनके स्टेक्स हैं। आज भी उन्हें सिंध की हुकूमत छोड़नी पड़े, मैं पूरे दावे से पूरे वसूख से कहता हूँ वो सिंध हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो आज जरदारी साहब से पूछा भी गया है ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से जो बयान उनका आया था, उन्होंने जवाब क्या दिया, जरा सुन लें जवाब अब जरदारी साहब का। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, जरा सुन लें जी। ख्वाजा आसिफ ने आपसे मुतल्लिक बयान दिया था कि आप पर एतबार नहीं, क्या कहते हैं? उसने किसी के इमा पे दिया होगा ना, वो चाहता होगा ऑपरेशन चल जाएगा। जी अता तारड़ साहब, जो बात जब मियाँ साहब की तरफ से भी इस पे आ गया पॉइंट ऑफ व्यू, मियाँ साहब ने भी कह दिया कि भाई जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं जरदारी साहब के साथ हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब से मियाँ साहब ने कह के उनसे इस मामले पे पब्लिक अपॉलॉजी भी उन्होंने करवाई, माजरत भी करवाई, लेकिन जरदारी साहब इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। वो कह सकते थे कि मियाँ साहब ने मुझे यकीन दहानी करवा दी है, वो साथ हैं हमारे, लेकिन ख्वाजा साहब के बयान को लेकर आज भी पीपल्स पार्टी उतनी ही दिल बर्दाश्ता या मुश्तरा जितने वो पहले थे। तो आने वाले दिनों में बड़ा एक खदशा मौजूद है, दरारें पड़ सकती हैं। समर साहब, पहली बात तो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के जो ताल्लुकात हैं वो तकरीबन 30-35 साल पुराने हैं और उनकी बड़ी रफाकत भी रही है, बड़ी कुर्बत भी रही है। ख्वाजा साहब ने जो बात की उसकी क्लैरिफिकेशन आ गई। आज जो सवाल आसिफ अली जरदारी साहब को किया गया वो इस पैराए में किया गया कि उन्होंने स्टेटमेंट क्यों दी, उन्होंने अपनी राय का इजहार कर दिया। और जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आ गई और मियाँ साहब ने भी ख्वाजा साहब से भी बात की और ख्वाजा साहब का भी बयान आ गया, तो मैं समझता हूं कि ये इशू अब मेलो डाउन हो गया है। आने वाले दिनों में इसकी इतनी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। आज भी नहीं, जरदारी साहब के लेवल पे तो नहीं हुआ। आई थिंक ये डाई डाउन। जरदारी साहब तो आज भी कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब ने किसी के इमा पर ये बयान दिया होगा और ये अपोजिशन इत्तेहाद में फूट डालने की कोशिश है। वो तो इस बात को मेरे ख्याल से नहीं जाने दे रहे ऐसे ही। नहीं, आज देखे ना, सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया, मगर मैं ये समझता हूं वो कह सकते थे ना कि मियां साहब की तरफ से, ख्वाजा साहब की तरफ से वजाहत आने के बाद ये मामला खत्म हो गया, पीपल्स पार्टी खत्म नहीं करना चाह रही मामले को। मैं समझता हूं आने वाले चंद दिनों के अंदर, आज जब खुश असलूबी के साथ PDM के तमाम ओहदे तय हो गए हैं, सेक्रेटरी जनरल का फैसला हो गया है, बाकी ओहदों के फैसले हो गए हैं, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये डिफरेंसेस नहीं रहेंगे और मेरा ख्याल है कि हम मज़ीद जेल टुगेदर होंगे। और अभी भी आज भी PDM की मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में हुई, तो ये एक ज़रूर बीच में बात हुई और उसको फिर एड्रेस कर दिया गया, तो आने वाले दिनों में ये रिजॉल्व हो जाएगी। अब मैं आना चाहता हूँ, जो करप्शन वाली बात हुई है, हमारा कसूर ये है कि हमने गरीब आवाम की जेब पे डाका नहीं डाला, क्योंकि हमने ना ये जानते हुए कि चीनी की किल्लत है, हमने 100 अरब का जहांगीर तरीन को फ़ायदा नहीं पहुंचाया। प्राइम मिनिस्टर को तो उनकी एहलिया बताती टीवी लगा के कि जी ये डॉलर ऊपर नीचे जा रहा है, चीनी की कीमत बढ़ गई है, पुराने पाकिस्तान में 50 रुपये थी अब 100 रुपये मिल रही है। क्योंकि प्रॉब्लम इनका ये है कि NRO के ये मास्टर हैं, इन्होंने पब्लिक मनी में करप्शन की है। आटा हो, चीनी हो, दवाइयों का स्कैंडल बताया ना, आमिर कियानी को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है, आज तक क्या सजा दी गई है? 100 अरब का BRT है, कोई पूछने वाला नहीं है। इतने अगर ये पाक साफ होते तो फॉरेन फंडिंग का स्टे के पीछे ना छुपते, आके कहते कि जी हम खड़े हैं, हम जवाब देंगे। तो मामला आगे बढ़ना शुरू हो गया ना, सीगा राज में रखें, शुरू हो गया ना, फॉरेन फंडिंग सीगा राज में रखें।
हमें स्टे ऑर्डर दें, हम नहीं जवाब देना चाहते। हमारे पे असासों का जो इल्ज़ाम है 1 रुपए की सरकारी पैसे की या फंड की करप्शन बता दें। मियां शरीफ साहब ने 1937 में अपनी इंडस्ट्री लगाई थी। जो है लोग कैसे इस तहरीक के साथ खड़े होंगे जब इस तहरीक को करप्शन के साथ जोड़ा जा रहा है कि आप जितने अपोजिशन के रहनुमा हैं वो गिरफ्तार होते हैं करप्शन के केसेस में, तो अवाम कैसे साथ खड़े होंगे? असल जो मामला है वो तो महंगाई और दीगर इश्यूज है जिनपे आज खुदा को हाजिर नाजिर जान के नुक्ता रखना चाहिए। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के आज कहता हूं कि ये जो असासाजात के केस बनाए जा रहे हैं, पीटीआई के 3 लोगों पे इससे ज्यादा संगीन केसेस हैं, मगर उनकी फाइलें एहतसाब अदालत लाहौर के रिकॉर्ड रूम में पड़ी हैं क्योंकि इमरान न्याजी ने अपने वजीरों को एनआरओ दिया हुआ है। आज तक खुसरो बख्तियार प्रोसिक्यूट नहीं हुए। 3-4 और लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लंबी डिबेट में मैं डलना नहीं चाहता, मगर ये नैब क्या सिर्फ अपोजिशन के लिए बना है? हमें बताएं तो सही करप्शन कहां हुई है। मुझे एक चीज और बता दें, चले करप्शन वाले मामले को छोड़ते हैं। आज मोहम्मद जुबैर साहब को तर्जुमान मुकर्रर किया गया है मरियम नवाज साहिबा का और मियां नवाज शरीफ साहब का। जो मैंने ब्रेक पे जाना, मैं जरा एक डिफरेंट ये डिस्कशन से हटके एक सवाल है, मैं कह रहा हूँ उस पर आप जवाब दे दें, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है। मोहम्मद जुबैर साहब मुस्लिम लीग नून के अंदर नायब सदर हैं, मरियम नवाज साहिबा मुस्लिम लीग नून के अंदर नायब सदर हैं, तो ये नायब सदर का तर्जुमान नायब सदर को लगा दिया गया, ये बड़ी अजीब बात नहीं है? देखिए, एक तो आज एक तर्जुमान अब 6 लोगों को बनाया गया है, खाकसार भी उसमें शामिल है। बिल्कुल। बात यह है कि मोहम्मद जुबैर साहब को नवाज शरीफ साहब का आप पार्टी के मरियम साहिबा का जो तर्जुमान है जी, मरियम साहिबा का जो तर्जुमान लगाया गया है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की एक अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल है। वो इसलिए जेल तो नहीं गई थी कि वो नायब सदर हैं, वो एक क्राउड पुलर हैं, वो मासेस में बड़ी पॉपुलैरिटी रखती हैं, लोग उनको पसंद हैं। एक नायब सदर की तर्जुमानी कैसे करेगा सर? देखिए, उसमें कोई हमारे पार्टी के आइन में कोई ममानियत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक अपना पॉलिटिकल स्टैचर है, उसके मुताबिक हम ये जरूरी समझते थे कि एक सीनियर लेवल पे उनका तर्जुमान होना चाहिए, और वो पार्टी ने वो फैसला किया, और मैं समझता हूं कि बड़ा खुशाइंद है। ठीक है, ताजगुल वज़ीर साहब क्विकली मुझे इस पर जवाब दे दें, फिर मैंने आगे बढ़ना है। प्राइम मिनिस्टर ने जब कह दिया है कि ये जो बगावत वाला मामला है ये हमारी पॉलिसी नहीं है, उन्होंने नापसंदीदी का इजहार किया, तो क्या ये वापस ली जाएगी एफआईआर? और वो लोग जिन्होंने दर्ज किए, जिनके बारे में फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं किसी ने कार्रवाई डालने के लिए ये किया होगा, उन्हें आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी? क्योंकि वहाँ उमर शेख साहब बैठे हैं, आपके बड़े पसंदीदा पीटीआई के सीसीपीओ हैं। अच्छा, ये अगर तंज है ना कि सीसीपीओ उमर शेख हमारा फेवरेट है, तो पाकिस्तान के जितने भी अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, जितने अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, स्टेट के साथ जो वो रखते हैं, सिंसियरिटी रखते हैं और अपनी ड्यूटी बड़ी खूबी के साथ सर अंजाम देते हैं, वो सब हमारे फेवरेट है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती जाती रहती हैं, स्टेट जो है वो वहीं खड़ी रहती है। जी बिल्कुल जी, टाइम के मुताबिक जिसकी जो एकेडमिक जो भी परफॉर्मेंस होती है वो मेरा काम नहीं है, वो जो उसकी पुलिस का जो हिस्सा होगा, जिसकी रैंकिंग होगी, जो नहीं जी, मैं आप प्लीज़ मुझे बात मुकम्मल कर देते, तो जो जिस तरीके से जो उनकी अपनी प्रमोशन आएगी तो वो उस तरीके से होगी, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन ये कि आपने चूंकि इतनी लंबी बातें की, तो आप बेहतर है कि मुझे भी पूरा टाइम दे दें ब्रेक पे जाने से पहले। जहाँ तक उसकी बात है कि मुकदमे वाली, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि नवाज शरीफ का बयानिया एंटी स्टेट बयानिया है, वो उनके बयान से इंडिया बहुत खुश होता है। पाकिस्तान के आला अदालतों को, पाकिस्तान के इदारों को और उस फौज को जिन्होंने 80,000 से ज़्यादा जो है वो जाने दी हैं, आज भी वो बॉर्डर पे हमारी हिफाजत कर रही हैं। कश्मीर कॉज आपके सामने है। उस फौज को मिलाइन करना सिर्फ सूट जो है वो इंडिया को करता है, और मियां नवाज शरीफ साहब वो जबान बोलते हैं। स्टेट ने उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया। मुकदमे की जो जुरिस्डिक्शन होगी जी, हमने तो नहीं किए ना। अगर ये कोर्ट देखेगी, जिसके एफआईआर है वो एफआईआर उसको खुद कोर्ट देखेगी, इसमें हमारा तो कोई अमल दखल नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी का इसमें बेजान नाम है या कोई इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन जी नहीं, देखिए ना, कोर्ट को हम तो नहीं कोई ऑर्डर करते हैं, हम तो जस्टिस कयूम को नहीं फोन करते हैं, हम तो नैब के इदारों को पथराव नहीं करते हैं जी।
तो हम भाई देखें, जब पुलिस ने एक वो किया है और कोर्ट में किसी ने एप्लीकेशन दी है, तो इसमें मेरा क्या अमल दखल है या हुकूमत का? वो खुद देखेगी, वो आगे जहाँ पे मुकदमा जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने अगर एक ट्वीट कर दी है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बताया है, तो जी बिल्कुल। मुझे देखिए, मैं कानूनदान नहीं हूं, लेकिन अगर एक प्राइवेट शहरी को लगता है कि अगर एक शख्स पाकिस्तान के इदारों को कदगन लगाता है, 3 दफा का वज़ीर आज़म रहा है और वो पाकिस्तान के इदारों को मिलाइन करता है, उसके ऊपर मुकदमा बनता है, भाई तो मैंने या हुकूमत ने इसमें क्या किया है? आपके सामने फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट और ट्वीट आ गई है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात की, उन्होंने नापसंदीदगी का इज़हार किया। मजीद जो उसके ऊपर बात होगी वो आपके सामने आ जाएगी। मैं उसके ऊपर क्या बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसका जरूर जवाब दे सकती हूँ, कि जब आप आईन की पासदारी करते हैं, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदों पे रहते हैं, तो अगर आपका नाम आपका मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होता है, आपने पाकिस्तान के कौम के पैसे चोरी किए होते हैं, आपको कोर्ट सिसिलियन माफिया कहती है, तो आपको जवाब देना चाहिए। हर किसी को जवाब देना चाहिए। पोर्टफोलियो एंजॉय। मुझे इसी पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गफूर हैदरी साहब के सामने एक बड़ा ही अहम नुक्ता रखना है, बड़ा अहम सवाल रखना है। बातों की छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। अब अपोजिशन की तहरीक जो है वो एक बाज़ाब्ता तौर पर एक उसका शेड्यूल आ चुका है, लेकिन ये तहरीक शुरू होते साथ ही इसमें इदारे जो हैं वो हिट पे हैं, इन इदारों को हिट किया जा रहा है, वो टारगेट पे हैं। अपोजिशन जमातों की बार बार इदारों को हिट किया जाता है। और गफूर हैदरी साहब, आपका एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था जिसमें आपने इदारों की मुदाखलत की बात की थी। आपने मौलाना साहब की मुलाकात के हवाले से आपने इसे कोट किया था। मैं चाहता हूँ ज़रा सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए मैं पहले वो चला दूँ आपका, फिर उस पर मैं आपकी तरफ आता हूँ। ज़रा सुनाइए जी, क्या दावा किया था गफूर हैदरी साहब ने? जब हमारा यहाँ आज़ादी मार्च हो रहा था तो जनरल साहब ने खुद हमें दावत दी, बुलाया। अच्छा। तो वहाँ जब हम गए तो उन्होंने इस बात पे इसरार किया कि मौलाना साहब आप आज़ादी मार्च न करें। अच्छा। मौलाना साहब, हम जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ हम कर रहे हैं, आप उसमें मुदाखलत न करें। सुने, ये जुमला एक मिनट मौलाना, बड़ा अहम जुमला है कि जो कुछ नवाज शरीफ के खिलाफ हम कर रहे हैं आप उससे मुदाखलत न करें, ये जो जुमला आपको कहा गया, ये जनरल बाजवा ने आपसे कहा? जी बिल्कुल। गफूर हैदरी साहब, आपने ये दावा किया कि उसमें कहा गया था मौलाना साहब को कि हम मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से जो कर रहे हैं इसमें आप मुदाखलत न करें, लेकिन उस वक्त तो मियाँ साहब के खिलाफ कुछ हो ही नहीं रहा था। पनामा में उनके खिलाफ फैसला आ चुका, अल अज़ीज़िया में उनके खिलाफ फैसले आ चुके। अब तो मियाँ साहब उल्टा अदालतों में अपील के लिए गए हुए थे, उनके खिलाफ तो कोई चीज़ हो ही नहीं रही थी। और दूसरी चीज़, उस वक्त ये अक्टूबर नवंबर की बात है जब आपका आज़ादी मार्च था, उस वक्त मुलाकात हुई थी अक्टूबर नवंबर 2019, और उस वक्त तो मियाँ नवाज शरीफ साहब शदीद अलील थे और अदालतें जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके बारे में पूछ रही थी कि मियाँ साहब की ज़िंदगी की गारंटी कौन लेता है, और उनके बारे में ये चल रहा था प्लेटलेट्स इतने गिर गए, जान शदीद खतरे में है। उस वक्त तो कुछ था ही नहीं ऐसा। फिलहाल हमने इस चैप्टर को क्लोज किया है, आगे चलिए। नहीं, आपने एक दावा किया था ना, मैं कह रहा हूँ उस पर ज़रा बात हो जाए, ज़रा वजाहत आ जाए, ये किस पैराए में बात हुई थी? मैंने दावा किया था ना, उस दावा का जवाब नहीं आया तो बात ख़त्म हो गई ना। नहीं, वो तो कह रहे कोई ऐसी बात नहीं हुई। मैंने चेक किया, मैंने वहां से चेक किया, वो नहीं, एक बात मैंने चेक किया, आपने जरा से वो कह रहे ऐसी कोई बात नहीं। दावा किया, मैं उस पर अब भी कायम हूँ। नहीं, किसने कहा है? मैंने चेक किया, जिनकी आप बात कर रहे हैं वहां से तो कह रहे हैं हमने तो ऐसी कोई बात की नहीं है मौलाना साहब के साथ मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से। वो तो तरदीद कर रहे हैं आपके दावे की। बहरहाल देखिए, कोई मरहला आता है तो हम फिर इंशाल्लाह इस पोजीशन में है कि इन बातों को कौम के सामने रखें। लेकिन फ़िलहाल जो चैप्टर हमने क्लोज़ किया है, फ़िलहाल हम इस पे बात नहीं करना चाहते। आगे चले, अगर आपके पास कोई सवाल है तो ठीक है। मेरा तो इसी वाले से सवाल है गफूर हैदरी साहब कि आपने एक दावा किया था और उन दिनों तो मियाँ साहब के खिलाफ कुछ हो ही नहीं रहा था, वो तो शदीद बीमार थे, उनकी मैंने जान दावा को किया, मैं इस दावे पे कायम हूँ।
अब क्या करें? मैं तो कह रहा हूँ ना, वो तो तस्दीद कर रहे हैं इस दावे की कि वो कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बात हुई नहीं। दावा किया, वो कह रहे हैं आपका दावा गलत है, कायम है। वो कह रहे हैं आपका दावा गलत है, वो कह रहे हैं आपका दावा गलत है और वो गलत है। तो हाँ, तुम मैं आपको सुना भी देता हूँ, बोलते रहो। मैं आपको सुना भी देता हूँ ना हैदरी साहब, जरा सुन लें। उन दिनों क्या चल रहा था? आप अदालत है, उसका फैसला नहीं, मैं अदालत नहीं, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है चीजों को हकायक को सामने लेके आना। जी जी, आप जर्नलिस्ट हैं तो फिर आप अदालत आपने लगाया है? नहीं, मैंने अदालत तो नहीं लगाई। मैं कह रहा हूं कि मैंने एक बात की, मैं उस पर कायम हूं। अब हमने इस चैप्टर को क्लोज किया है, खत्म बात। उन दिनों अगर वो फिर इस मसले को उठाएंगे तो हमारे पास जवाब है। नहीं, वो उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, बतौर जर्नलिस्ट मेरा तो काम है कि सच की खोज लगाई जाए, हकीकत का खोज लगाया जाए। नहीं, एक मामला है ना, गुमाश्ता हो, इस तरह की बातें करवाते हो। ये क्या बात हुई? मैं किसी का गुमाश्ता नहीं हूँ, किसी का नुमाइंदा नहीं हूँ। मेरा काम है जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है हकायक को सामने लेकर आना, हकायक को सामने लेकर आना। 30 अक्टूबर 2019 को मौलाना साहब गए थे मियां साहब के पास मुलाकात करने गए थे, तो उस वक्त मियां साहब ने मुलाकात तक नहीं की थी मौलाना साहब के साथ। मैं मॉडरेट वो जाके उनका मुकदमा लड़ रहे हैं जाके। लाहौर आजादी मार्च था, वहां शहबाज शरीफ साहब उनके कंटेनर पे नहीं गए थे। यार देखो, आप मेरे ख्याल में किसी के गुमाश्ते हैं। नहीं, मैं किसी का नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, आप जवाब में आपका बयान था, मैं आपके सामने रख रहा हूँ सर। मैं किसी की क्या नुमाइंदगी तर्जुमानी कर रहा हूँ, मैं हकीकत आपके सामने रख रहा हूँ सर। आपको एक सादा सा जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात सुने। आप हमें बुलाते, हमें बात करने दे या आप तकरीर करेंगे? बताओ ये। चलिए आप बोले सर। अगर आप हमें बोलने देंगे, आपने सवाल किया है, मैंने कहा ये बात मैंने कही है, मैं उस पर अब भी कायम हूँ। अब हमने उस चैप्टर को क्लोज किया है। अगर मजीद इस तरह की बातें आएंगी तो उसमें बहुत सारी बातें हैं। आपने खोला है चैप्टर, ये क्लोज कैसे हो गया? खुल जाएंगी। लेकिन जब हमने इस चैप्टर को क्लोज किया है तो बात खत्म हो गई। सर, पाकिस्तानी अवाम है, वो सुनना चाह रहे हैं, ऐसा चैप्टर खोला ही ना करें जिसे बंद करना पड़ जाए। हो गया एक महीने बाद आप मुझसे पूछ रहे हैं। एक हफ्ता पुरानी बात है सर, महीना पुरानी बात कहाँ है? चलो हफ्ता है तो आप सो रहे थे। नहीं, मैं तो तहकीकात की है, मैंने तो पूरी तहकीकात की है। आज आप हमारे ग्रुप में आए, मैंने आपसे बात कर ली है। आज आप मेरे प्रोग्राम में, मैंने आपसे बात कर ली है। किसी का ट्रायल भी मैंने करना है, किसी को अच्छा बुरा भी मैंने कहना है। नेब से पहले आपने ट्रायल शुरू कर दिया है। सर, ये दावा चूंकि आपका था, इसलिए आपके सामने ये मामला रख रहा हूं। आप बड़े ताकतवर हैं सर, ये दावा आपने किया था, मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ। देखिए, किसी बच्चे को भी मैं कह देता ना जी कि बस ये सवाल और ये जवाब और उसका वो चैप्टर ख़त्म हो गया। शेख रशीद को भी कहा गया कि भाई खामोश हो जाओ। दूसरे दिन शेख रशीद ने कहा कि मौलाना फजल रहमान मेरा भाई है। ख़त्म हो गई बात। आगे चलेगी बात तो हम चलाएंगे, लेकिन आपकी वजह से नहीं चलेगी। ये आप भी किसी के कहने पे खामोश ले रहे हैं ना इस बात को। आप ही ने बात की, अब आप भी किसी कहने पे खामोश हो गए। ये दिलचस्प बात है मेरे लिए बड़ी। नहीं, हमारी पार्टी है, हमारा एक अपना नज़म है। अभी आपने कहा ना शेख रशीद भी किसी के कहने पे खामोश हो गया, हमने भी चैप्टर क्लोज कर दिया, आगे बढ़ते हैं। तो ये किसके कहने पे आपने ये चैप्टर क्लोज कर दिया? किसी के कहने पे आप डिक्टेशन लेके चलते हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। देखे वहां तो शेख रशीद को जो लोग फीड कर रहे हैं वो आके पब्लिकली बात कर देता है कि ये हुआ। आपको कौन फीड कर रहा है? हमने उसका जवाब दे दिया। उसके बाद वहां से खामोशी हो गई तो हमने खत्म कर दिया मामला। आपको कौन फीड कर रहा है? आपके पास कोई सवाल है? मेरा तो इसी वाले से सवाल है सर। मैं तो ये सवाल आपके सामने रखा है, मैंने आपके पास एक दावा था आपका, और उस दावे पे मैंने कुछ हकायक, मैंने तहकीक करके जांच पड़ताल करके हकायक आपके सामने रखे कि जब आप मौलाना साहब मिले थे आर्मी चीफ के साथ, और आपके बकौल उन्होंने ये कहा मौलाना साहब से कि आपने मियां नवाज शरीफ के साथ हम जो कर रहे हैं उस पर आपने बिल्कुल बीच में नहीं आना इस मामले पे। तो उन दिनों तो मैंने ये हकीकत आपके सामने रखी कि मियां साहब शदीद दलील थे, बहुत ज्यादा बीमार थे, उनके खिलाफ कुछ हो ही नहीं रहा था। पनामा में सजा हो चुकी, अल अज़ीज़िया में सजा हो चुकी, कोई नया केस था ही नहीं उनके खिलाफ। तो बैठ जाने की बातें हो रही थी। मैंने जो आपसे आपने तनख्वाह हलाल कर दिया, बच्चों वाली बातें छोड़ दे। इसकी तनख्वाह हलाल कर दी, आप ही हलाल कर दिया। आप बता दें, आपने दावा किया था, ये तो एक पब्लिक दावा हुआ है ना, एक टॉक शो पे दावा हुआ है। तो टॉक शो पे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो क्या दावा था इस पे। तो टॉक शो में आपने मेरे दावे को कहा कि आपने दावा किया है। मैंने कहा बिल्कुल किया है, सच है, खत्म बात। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन से कह रहा हूं कि
मैं अपनी इंफॉर्मेशन से कह रहा हूँ, मैं अपनी इंफॉर्मेशन से कह रहा हूँ कि वो दावा गलत था। झूठ कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ दावा गलत था, या शायद आपको गलत बताया गया हो। झूठ कह रहे हो, झूठ कह रहे हो। नहीं तो आप सच बता दें। गलत बात है, गलत बयान नहीं कर रहे हो। आप सच बता देना। नहीं, मैं तो बता रहा हूं आपको। आपको अकल है, समझ है। मैं कह रहा हूं कि जो बात मैंने कही थी मैं उस बात पे कायम हूं। लेकिन मैं ये हकीकत सामने रख रहा हूं। हमने आगे इस चैप्टर को क्लोज किया है। क्यों क्लोज किया? वजह क्या क्लोज करने की? क्या रख रहे हो? अवाम देख रहे हैं, अवाम के सामने आपने दावा किया, अवाम ये जानना चाह रहे हैं, वो देख रहे हैं प्रोग्राम सारे, वो जानना चाह रहे हैं कि क्यों क्लोज हुआ। अवाम ने तो देख लिया ना, हमारा मौक़िफ़ सुन लिया। सर ये कोई इतना आसान दावा नहीं था ना। बात नहीं है सर, ये इतना आसान दावा नहीं था, इतना कोई सिंपल दावा नहीं था। आपने एक मुल्की इदारे के हवाले से बात की। ज़ाहिर है वो मुल्क का इदारा है, हम सबका इदारा है। उस पे आपने इल्जाम लगाया था हमारे पाकिस्तान का इदारा है, हमारे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का इदारा है, हम सबके लिए मुकद्दम है, हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जब उस इदारे को मिलान किया जाएगा तो उस पर फिर ज़ाहिर एक दावा करके आप खामोश हो जाए कि हमने चैप्टर क्लोज कर दिया है। हाँ, आप तनख्वाह लेके एहतराम करते हैं, हम बगैर तनख्वाह के उनका एहतराम करते हैं। किसी से तनख्वाह नहीं लेते ना, हमने कभी आपसे तनख्वाह ली, ना हमने किसी और से तनख्वाह ली, ना हम कभी डिक्टेट हुए। मैं तो किसी डिक्टेट पे नहीं। आप कह रहे हैं कि शेख साहब भी किसी कहने पे खामोश हो गए, मैं भी किसी कहने पे खामोश हो गया, तो डिक्टेशन तो आप ले रहे हैं, हम तो नहीं ले रहे किसी से। आप ड्यूटी पर हैं, इसलिए इस किस्म के सवालात करते। एक सवाल आ गया, जवाब हमने नहीं दे रहे। मैं क्या करूं इस पे? चले अता तारिक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जरा आगे बढ़ता हूं। चले, वो कह रहे चैप्टर क्लोज हो गया, खत्म हो गया। मैं तो वैसे ही कह रहा था कि मैं मॉडरेट करवा देता हूं। मैं कह जी शाह साहब अच्छे आदमी हैं, सुन सकता हूं। जी अता तारिक साहब, मैं तो सिर्फ मॉडरेट करवाना चाह रहा था। मैं कह जी वो एक 1-on-1 हो गया है, तो मैं बीच में मॉडरेट कर दूं। जी। तो मैं कह जी सैयद समर अब्बास साहब शरीफ आदमी है, क्रेडिबिलिटी वाले आदमी है, जरा थोड़ा सा हम अच्छे माहौल में इसको आगे लेके चले तो बेहतर है। नहीं देखें अता तारिक साहब, आपकी पार्टी ने बड़ा बिल्डअप किया था मरियम नवाज साहिबा ने कि देखें जी वो इंटरव्यू था, उसमें ये बात हुई थी सारी। सर ये अब ये शराफत के सर्टिफिकेट भी आप नहीं बांटते, तो इस तरह की बड़े अफसोस की बात है। आप लोगों ने मुलाकातें भी आप करते हैं, अब फिर आप बाहर आके दावे भी करते हैं, उन दावों पे फिर आप कहते हैं दावे को चैप्टर क्लोज भी कर दिया जाए, फिर आप शराफत के सर्टिफिकेट भी आप बांट रहे हैं सर। उस इशू को खत्म कर उस पे मैंने बतौर सहाफी मैंने हकायक सामने रखे कि ये हकायक है। ताजकुल वजीर साहब, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस पे क्या है? फिर से एक मसला आपको क्या समझ आई सारी सिचुएशन की? तो ये मुल्क की खैरख्वाही है आपकी? बिल्कुल खैर खाई, हकायक बताना मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है। आई थिंक समर साहब आपने बड़ा बैडली एक्सपोज आई थिंक आपने बड़ा बैडली एक्सपोज किया है, लेकिन मैं यही समझूंगी कि चौधरी परवेज इराई कहते होता था कि मट्टी बैठे ना, कहाँ जा रहे हैं? ये बहुत इनके देखे ना आप, ये तो दावे भी करना और फिर उसके बाद उसको मानना भी ना, तो ये तो देखें जिस तरह मरियम बीबी तो एक्सपोज हुई है ना। कर दूं, चौधरी शुजात हुसैन साहब कहते हैं, ज़रताज बीबी, परवेज इलाही साहब नहीं कहते। जो भी कहते हैं ना, मतलब वो चौधरी ब्रादरान कहते हैं कि जी मट्टी पाए तो मट्टी डाल दें, कोई बात नहीं, मट्टी डाल दें बस। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। बहरहाल ये एक हकीकत थी जो मैंने आपके सामने रखी है नाजरीन के। ऐसे ही है। उस पर गफूर अदरी साहब कह रहे हैं चैप्टर क्लोज किया जाए, मैं इसमें मजीद बात नहीं करना चाहता। बहरहाल हकायक जो है बतौर जर्नलिस्ट मेरा काम है कि वो अवाम के कौम के सामने रखे जाएं। चूँकि अवाम के सामने ही ये बात हुई थी पब्लिकली, तो उस पर कुछ हकायक को काउंटर फैक्ट्स जो हैं वो सामने रखना बतौर साफ़ी मेरी जिम्मेदारी है। जी ज़रताज वज़ीर साहब, आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स अपने दे दें, इस पर फिर मैंने आगे बढ़ना है। जी बस मैं ये कह रही थी कि देखिए आपने बड़ा बैडली एक्सपोज किया है। ऐसे दावे नहीं करने चाहिए जब डिक्टेशन भी लें और उसको माने भी ना, बाद में आपके पास आंसर भी ना हो और या फिर जवाब लेने के देने पड़ जाएं। अनफॉर्चुनेटली मरियम बीबी ने भी ऐसे दावे किए थे कि कोई मुलाकात नहीं हुई और बाद में पता चला कि जुबैर साहब ने मुलाकातें भी की, एनआरओ भी मांगा, टका सा जवाब मिलने के बाद अब जुबैर साहब को भी नहीं है, उसका उनको तर्जमान भी बना दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि काफी बुरे हालात हैं। चले बहुत शुक्रिया। दोबारा से यही कहूंगा कि कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी यहाँ पे हौसला दिखाना चाहिए और अपोजिशन को भी कि इस तरह के हालात पैदा ना हो कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो। सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो हमारी मईशत जो है वो बुरी तरह से मुतासर होगी। आज की शो में इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।